तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो गई है और अब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस समय माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए भक्तों की। काफ़ी बड़ी बात है, पर डे जो माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं भक्त 24 से 25 हज़ार भक्त इस समय जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है इस समय। तो अभी तक माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं इस समय आई है, काफ़ी अच्छी बात है। दर्शनी द्वार पे आपको जो अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है वो दिखानी होती है, या फिर जो आपका जो वैक्सीन का डोज़ है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होता है। साथ में आपको अपनी यात्रा पर्ची यहाँ पर दिखानी होती है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ऐसा ना हो कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसे कहीं घुमा दें। रेलवे स्टेशन से जब आप आ रहे हैं उसके बाद सोचें कि आपको कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल दोबारा यहाँ पर पूछा जाएगा। और भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है। अभी फ़िलहाल चेकिंग करा लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे मिलते हैं। तो फ़िलहाल हमारी यात्रा पर एंट्री हो गई है और माता रानी की यात्रा पर एंट्री करने के बाद में, चेकिंग करने के बाद में अब हम अर्धकुंवारी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा पहला मुख्य पड़ाव होगा। उसी बीच में हम बाणगंगा के दर्शन करेंगे, साथ ही हम चरणपादुका मंदिर के भी दर्शन करेंगे। देखिए कितना अच्छा माहौल हो रहा है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी कोशिश करें मास्क तो लगा कर रखें। अगर आपकी सांस फूले तो मास्क एक बार को ना भी लगाएं अगर आपकी सांस फूल रही है तो, क्योंकि अगर आपने सांस फूलने के समय भी मास्क पहन कर रखा तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आप काफ़ी दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत आ रही है तो आप मास्क ना पहने। तो वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं और ये जल नहीं पिया तो काफ़ी कुछ मिस कर दिया। इस जल की जो खासियत है वो ये है कि इसका टेस्ट एकदम मीठा होता है और ठंडक इस पानी में आपको एकदम ताजगी ला देती है। तो यहाँ पर जब भी मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ तो एक बार जो जल है वो ज़रूर पी लेता हूँ। तो यात्रा पे जब आप आते हैं एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो बोतल्स हैं वो ऐसे फिल करते रहें, बजाय आप बार बार बोतल ख़रीदें, क्योंकि जो वैष्णो देवी यात्रा का पानी है बहुत ही मीठा, बहुत ही शुद्ध पानी है। आपको बोतल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम हर बार ऐसा ही करते हैं। इस समय मैं पहुंच गया हूँ गुलशन कुमार के भंडारे पर और यहाँ पर भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। भक्त यहाँ पर लंगर चख रहे हैं। तो अभी यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी सांस फूल रही है तो इसलिए हमने मास्क नहीं पहना है, क्योंकि अगर सांस फूलती है और मास्क पहन लेते हैं तो बस चक्कर भी आ सकते हैं और बीमार भी आप पड़ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपकी सांस फूल रही हैं आप तब भी मास्क पहने, ये आपको देखना है। और भीड़ बहुत ही अच्छी खासी है यात्रा पर और जो माहौल है मानना पड़ेगा। 2020 अगस्त के बाद में जब यात्रा शुरू हुई है 15 अगस्त को, अगस्त के लगभग 15-20 अगस्त के आसपास में, उसके बाद में अब जाके ये माहौल देखने के लिए मिला है कि यात्रा पर भारी भीड़ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे दे दिया है। दरबार की जय। भक्तों के बीच में यहाँ पर जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही खुशी की एक फीलिंग होती है जब आप यात्रा पर आते हैं। आपको लगता है कि हाँ आप कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मानक 4 साल बाद आ रहा है, कैसा लग रहा है तुझे?
वैसा ही है सब, बिल्कुल कुछ खास चेंज नहीं है, अच्छा है लग रहा है। कुछ एनर्जेटिक है थोड़ी, तो अच्छा लगा देख। एनर्जेटिक फील होता है यात्रा पे आगे, एनर्जी सी फील आती है। और ढोल बज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ दुकानें आपको मिल जाती हैं जहाँ से खाने पीने की सामान ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। कुछ लोग डंडे लेने पसंद करते हैं जिससे कि उनकी जो यात्रा है थोड़ी सी आरामदेह हो जाए। पालकी की सुविधाएं फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं चल रही हैं। तो फ़िलहाल आपको कोई भी दिक्कत का सामना फ़िलहाल यात्रा पर नहीं करना पड़ेगा। घोड़े से लेकर पिट्ठू पालकी की सुविधाएँ, सारी सुविधाएँ, हेलीकॉप्टर की सुविधाएँ फ़िलहाल यात्रा पर शुरू है। तो यहाँ पर यात्रा पर अनुभव भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। काफ़ी खुश हूँ मैं कि माता रानी ने अचानक से यात्रा पर बुलाया और टिकट हो गए, हम आ गए। बिलीव नहीं हो रहा। और परसों तक हमने सोचा भी नहीं था कि हम यात्रा पे आएंगे, बट अचानक से टिकट भी हुए और आ भी गए। तो फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ बाणगंगा पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बाणगंगा का घाट है। ये एक घाट है, एक घाट आगे भी है और ये घाट भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और आपको बता देना चाहता हूँ बाणगंगा वो जगह है जहाँ पर माँ वैष्णो ने तीर मारा था धरती पर और तब गंगा प्रकट हुई थी। अब गंगा क्यों प्रकट हुई थी और क्यों माता रानी ने तीर मारा था ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। माता जी ने तीर इसलिए मारा था क्योंकि हनुमान जी जो कि माता के साथ जा रहे थे त्रिकुटा पर्वत की ओर, उन्हें प्यास लगी थी। उनकी प्यास बुझाने के लिए माता ने जो ज़मीन में धरती पे बाण चलाया था, बाण चलाने के बाद में गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम कहते हैं बाणगंगा। और एक और वजह से इसका नाम बाणगंगा पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता ने अपने बाल धोए थे, केस धोए थे। जब माता ने यहाँ पर अपने बाल धोए तो इसलिए कुछ लोग इसे कहते हैं बाल गंगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर नाम बाणगंगा पड़ा और बाल गंगा पड़ा। यहाँ पर अगर माता रानी की यात्रा पर आते हैं तो ज़रूर बाणगंगा में आकर आप एक बार स्नान करें। ज़्यादातर भक्त बाणगंगा में स्नान कर ही यात्रा के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम भी बाणगंगा में अभी स्नान करने वाले हैं। स्नान करने के बाद ही हम यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम बाणगंगा के घाट नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम स्नान करेंगे। घाट नंबर 1 पर हमने स्नान नहीं किया है और घाट नंबर 1 से 2 की दूरी लगभग 200 मीटर के आसपास की है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल घाट पर पहुँचने वाले हैं। थकान हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शक्ल देखो इसकी, कह रहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानक अभी तो नहीं हुई, हो जाएगी थोड़ी देर में। सांस फूलते हुए बोल रहा है ये बात। ये देखो इनका झूठ बोलने का तरीका देखो, अनोखा है। सांस फूल रही है। सच्चे है कि हमारा झूठ भी सच दिख जाता है। झूठ भी सच दिख जाता है, क्या कर सकते हैं। खैर माता रानी की यात्रा पर आके अच्छे अच्छे सच बोलने लग जाते हैं। पहले वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए भक्तों को यहाँ पर चेकिंग करानी हुआ करती थी और दर्शनी द्वार नहीं हुआ करता था। यहाँ पर पहले भक्त चेकिंग कराते थे। इस जगह पे पुलिस चेकिंग करती थी और चेकिंग करने के बाद भक्त आगे निकलते थे। तो बहुत ही कम लोगों को पता होगी ये चीज़ कि जो दर्शनी द्वार इस समय है वो पहले नहीं था। पहले ये वाला दर्शनी द्वार हुआ करता था जहाँ पर आकर भक्तों की चेकिंग हुआ करती थी। उसके बाद ही भक्त आगे बढ़ा करते थे। जब भक्तों की संख्या बढ़ गई, माता रानी की यात्रा पर आने वाले भक्त भारी तादाद में आने लगे, तो श्राइन बोर्ड को नया जगह का निर्माण करना पड़ा और वहाँ पर श्राइन बोर्ड ने एक चेकिंग पॉइंट बनाया जो कि अभी प्रेजेंट में है, जहाँ पर सभी भक्तों की चेकिंग होती है। फिलहाल हम बाणगंगा के घाट नंबर 2 की ओर आ गए हैं जो कि गीता मंदिर के पास में है और अब देखते हैं हम यहाँ पे जाके स्नान करेंगे। तो फिलहाल हम गीता घाट पर आ गए हैं जो कि बाणगंगा का घाट नंबर 2 है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश हुई है, इस वजह से यहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पर जाएंगे और गीता घाट में नहाते हैं हम एक बार।
कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। ओ भाई बहुत ठंडा पानी है भाई। और एक बात है, बाणगंगा में नहा के ना थकान मिट गई। हाँ, थकान मिट गई। अदरवाइज इतने ठंडे पानी में आप कहीं भी नहा लो बीमार हो जाओगे। यहाँ बीमार नहीं होने वाले, थकान मिट गई। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है नहाने के बाद में। और ये देखो मानक को बाणगंगा निकल रही है। देखो कितनी ज़्यादा फ्लो में पानी है। 2 सितंबर 2021 की ये वीडियो है, आप देख रहे हैं। इतना ज़्यादा फ्लो में यहाँ पर पानी है, ये देख सकते हैं। और ये बाणगंगा बढ़िया नज़ारा। ये देखो भाई, साबुन लगा लगा के नहा रहे हैं, कितने बढ़िया लोग हैं। बाणगंगा का पानी हम पीते हैं, जल हम पीते हैं, और ये उसी में ही नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं। ये देखो क्या बात है, क्या गजब अजब लोग हैं। और अगर इनसे कुछ बोलोगे ना, बहस करेंगे, उल्टा अपनी अलग ही व्याख्या बताएंगे, अलग ही चीज़ें बताएंगे। अगर आप इनसे बहस करोगे तो पता नहीं क्या माइंडसेट है लोगों का कि बाणगंगा में भी आके देखो साबुन लगा रहे हैं। साबुन मत लगाओ, साबुन नहीं लगाते यहाँ पे। साबुन लगाते हैं यार, इतना तो पता होना चाहिए आपको। साबुन नहीं लगाते यहाँ पे, तो तब भी लगा रहे हो। ये जल पीते हैं यार लोग, आपको ये सोचना चाहिए, ये जल लोग पीते हैं। भाई साहब वो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जल लोग हमारे बच्चे पीते हैं, बुजुर्ग पीते हैं, पूजा होती है इसकी। आप इसमें साबुन लगा रहे हो, समझाना तो बेकार ही है लोगों को। खैर कोई समझता नहीं है। अब देखो ये भाई यहाँ से जल भर रहा है, इसको पता है कि यहाँ से पानी नहीं पी सकते, ये गंदा है, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। यहाँ पे बिना बात के साबुन लगा लगा के लोग नहा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए। तो फिलहाल हमारे बाणगंगा में दर्शन हो गए हैं, और बाणगंगा में हमने स्नान भी कर लिया है, और पूरा हम डाल देते हैं डस्टबिन में। तो फिलहाल बाणगंगा से अलविदा लेते हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि होने वाला है चरणपादुका। चरणपादुका जाके आपको वहाँ की कहानी बताऊँगा कि चरणपादुका की कहानी क्या है, वहाँ का अस्तित्व क्या है। और यात्रा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेश फील हो रहा है, कोई थकान नहीं है इस समय, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। मानक नहाने के बाद कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? व्हाट डू यू थिंक, कैसा लग रहा है ना? फुल एकदम एनर्जी आ गई है, कोई थकान नहीं है फ़िलहाल किसी भी तरीके की। और हमने यही सोचा था कि यात्रा करने से पहले हम बाणगंगा पे स्नान करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं चरणपादुका मंदिर में, और हालत थोड़ी सी ख़राब है। नहीं मेरी नहीं है, नहीं मतलब ख़राब इन द सेंस ये है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हो रही है,
पसीना आ रहा है बिना बात के, अदरवाइज़ सब ठीक है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय, बारिश आएगी ही आएगी, ये तो गारंटी है। फ़िलहाल मंदिर में पहुंचते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यात्रा पे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैं वीडियो बनाता चल रहा हूँ, धीरे धीरे बोलता चल रहा हूँ, यात्रा भी कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी सांस फूल जाती है, इसलिए मैं मास्क तो पहन ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। मास्क पहन लिया तो फिर सोचो घुटन हो जाएगी। फ़िलहाल मैं चंदपादगा मंदिर के अपोजिट में खड़ा हूँ। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि चंदपादगा मंदिर क्यों इसका नाम पड़ा और क्या इसकी कहानी है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो चंदपादगा मंदिर है ये बाणगंगा के बाद में आता है, लगभग बाणगंगा से 1 किलोमीटर दूर है। और इसकी जो कहानी है वो ये है, माता रानी जब अर्धकुंवारी मंदिर की ओर बढ़ रही थी, जब अर्धकुंवारी मंदिर की ओर जा रही थी, गुफा की ओर जा रही थी, जिसे हम गर्जुन गुफा भी कहते हैं, तो उस समय माता ने यहाँ पर विश्राम किया था चंदपादगा पे। और जब माता ने यहाँ पर विश्राम किया था तो उनके चरण के जो चिन्ह थे वो यहाँ पर रह गए थे, इसलिए इस जगह को चंदपादगा कहते हैं। भक्त यहाँ पर आते हैं, माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं और माता रानी से मनोकामना मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे उन सभी की यात्रा सफल रहे, सुखद रहे। और अभी मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, आप सभी को यहाँ पर दर्शन कराऊँगा। मंदिर के अंदर ले जाकर चंदपादगा मंदिर के अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। फ़िलहाल जो आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं, चंदपादगा माता के दर्शन हैं। और माता रानी के पद चिन्ह मैं आपको दिखा देता हूँ। माता रानी के पद चिन्ह ठीक वहाँ पर है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माता रानी के पद चिन्ह है। कटरा से वैष्णो देवी यात्रा लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी यात्रा है। अगर मैं बात करूं, अर्धकुंवारी तक ये यात्रा 5.5 किलोमीटर की होती है। वहां से ये यात्रा भवन तक लगभग 6 किलोमीटर की हो जाती है। और 1.5 किलोमीटर की यात्रा आगे भैरव बाबा के लिए हो जाती है भवन से। तो लगभग ये यात्रा 13-13.5 किलोमीटर लंबी हो जाती है, जिसको भक्त पैदल भी करते हैं, घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी से भी करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इतने लंबे यात्रा को, इतनी लंबी सफ़र को भक्त पैदल कर पाते हैं, उन्ना में काफ़ी ये बड़ी चीज़ है। तो अभी हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत है इस समय। मानक भी थोड़ा थक गया है ना, बहुत थक गया, तो अभी थोड़ी थकान हो गई है। तो यात्रा के दौरान जब आप जाते हैं तो ऐसे शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं और ढाबे मिल जाते हैं आपको, जहाँ से आप गन्ने का जूस और कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, मैगी और खाना वगैरह प्रॉपर खा सकते हैं। तो थोड़ा हाइड्रेटेड रहें, ऐसा ना हो कि पानी वगैरह की कमी से आपको थोड़ी दिक्कत आए। जब भी आप यात्रा पे चलें तो थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़े समय पर पीते भी रहें, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और यहाँ पे देखो यात्रा पर सब लोग जा रहे हैं फ़िलहाल घोड़े पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय, काफ़ी
मतलब भारी तादाद में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है। अगस्त की बात करूं मैं 2020 में तब यात्रा खुली थी, उसके बाद में अब देख रहा हूँ मैं इतनी ज़्यादा भीड़, अदरवाइज़ उसके बीच में मैंने शायद ही इतनी भीड़ देखी थी। हाँ, दिसंबर की अगर बात करूँ 2020 दिसंबर की एंड में, तो उस समय थोड़ी भीड़ आई थी कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए आई थी, उसके बाद फिर कोई भीड़ नहीं थी। बट अब देखकर अच्छा लग रहा है, यात्रा काफ़ी नॉर्मल चल रही है और फ़िलहाल यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं है। सब छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। फ़िलहाल कोई भी दिक्कत यहाँ पर यात्रा पर नहीं है। यहाँ पे मिल रहे हैं खीरे, 20 रुपए के ये खीरे मिलते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी सलाद यहाँ पर होती है। यहाँ पर ही जगह जगह रेट लिस्ट लगी है। अगर आप पालकी करते हैं, घोड़े करते हैं, तो उनकी क्या आपको चार्जेस देने होते हैं। फ़िक्स चार्जेस हैं ये श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि आपको देने होते हैं। वैष्णो देवी यात्रा को श्राइन बोर्ड चलाता है और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक तरफ यात्री पैदल चलेंगे, दूसरी तरफ घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की सुविधाएं चलती रहेंगी और ये निरंतर सेवाएं चलती रहती है। जय माता दी। और रास्ते को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर साफ़ सफाई भी की जाती है और यहाँ पर स्वच्छता अधिकारी भी लगाए गए हैं जो कि रास्ते पर साफ़ सफाई बनाए रखते हैं। अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन में ही कूड़ा डालें और यहाँ पर जितनी साफ़ सफाई बनाई जा सके उतना यहाँ पर मार्ग को साफ़ सुथरा रखें, जिससे कि माता रानी की यात्रा यूँ ही निरंतर चलती रहे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आपके पास 2 मुख्य तरीके आते हैं। पहला तरीका आ जाता है सीढ़ियों का। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ऊपर, इस तरीके से सीढ़ियों से जाके आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है ये प्लेन रास्ता। अगर आप इस प्लेन रास्ते से जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। जिसको दिल की दिक्कत है, जिसको मतलब कोई हृदय की दिक्कत है या फिर कोई रोग है, बीपी, शुगर, तो मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो सीढ़ियों से जाएँ। और जो लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं उन्हें भी थोड़ा रुक रुक कर जाना चाहिए। तो फ़िलहाल मैंने एक शॉर्टकट लिया है जो कि सीढ़ियों से है, बाकी मैं भी प्लेन रास्ते से ही जा रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आप यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ पहले ही मिल जाएगा कि कितनी स्टेयर्स आपको, कितनी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। जैसे कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ने वाला हूँ तो यहाँ पर लिखा है 56 सीढ़ियाँ हैं। तो जब भी आप सीढ़ियों पे चढ़ें तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ने वाले हैं। तो ये सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। तो हमें 2 भाई मिले हैं। कहाँ से हैं भैया? एमपी में कहाँ से? नसरुल्लागंज, सीहोर जिला। अच्छा, सीहोर जिला जी। तो यात्रा कैसी रही? बढ़िया, अभी तक ठीक ठाक बिल्कुल। तो यात्रा में आए आप जी, तो आपने कोरोना टेस्ट कराया था या क्या किया था? क्वारंटाइन कराया। कहाँ कराया था? ये स्लिप रखी। कहाँ कराया था टेस्ट? अपने बॉर्डर पे। अच्छा, बाय बस आए थे आप? नहीं, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर से ना? हाँ, मतलब बाय रोड आए थे ये। जी। और इन्होंने JNK में आके टेस्ट कराया। हाँ। कितना टाइम लगा टेस्ट कराने में? 1 घंटा। आधा 1 घंटा लग गया। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। उसके बाद कोई परेशानी? नहीं। तो एक बार जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जब आप अर्धकुंवारी मंदिर के लिए घोड़ा लेते हैं तो घोड़ा आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देता है, जिस पॉइंट को आप फ़िलहाल देख पा रहे हैं। यहाँ से आगे जो घोड़ा है वो आपको ड्रॉप कम ही करता है। वैसे आप चाहें तो घोड़े वाले को बोल सकते हैं पहले कि वो आपको मंदिर के पास ड्रॉप करे, जिससे कि आपको पैदल नहीं चलना होगा और आप आराम से मंदिर तक जाके दर्शन कर सकते हैं। हम फ़िलहाल अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भोजनालय भी है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय यहाँ पर देख सकते हैं आप। और सामने अगर आप सीधा चले जाते हैं तो भवन के लिए निकल जाएंगे, साथ ही आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि बैटरी कार की सुविधाएं कैसे मिलती हैं। तो ये जो रास्ता है
यहाँ से आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है अर्धकुंवारी की तरफ, ये रास्ता जा रहा है भवन की तरफ। और अगर आपको बैटरी कार की सुविधाएं चाहिए तो इसी रास्ते पे जाके मिलेगी। फ़िलहाल हम एक बार अर्धकुंवारी जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर पे पहुँच गया हूँ। पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे अर्धकुंवारी है और ऊपर बादल देखो, बारिश आने वाली है। और इस समय हुआ है 3:36, दोपहर के 3:36 हो गया है। मानक खो गया था, अब आ गया है, मिल गया है हमें। मेरे को लगा ये लोग सीढ़ी चढ़ गए तो मैं भी चढ़ गया, बिल्कुल, पर ये लोग चढ़े नहीं थे। यहाँ पर मैं वेट कर रहा है इसका बहुत देर। हॉट स्पॉट सीकर, उसे हॉट स्पॉट मिल गया, अभी वो थोड़ी स्टोरी वगैरह पोस्ट कर रहा है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़ारा है। अर्धकुंवारी मंदिर के पास में भक्तों की भारी भीड़ है। हम कोशिश करेंगे दर्शन करने की, अगर दर्शन होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम भवन के लिए निकल जाएंगे और आज भवन पर स्टे करें। तो फ़िलहाल अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं भोजनालय में कुछ खाना खाने के लिए, क्योंकि इस समय थोड़ी भूख लगी है, तो वहाँ पर थोड़ा खाना खाएंगे। मीनवाइल हम थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि दर्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अभी कितनी भीड़ है और आप सभी को बताता हूँ। वैसे देखिए अर्धकुंवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतनी भीड़ काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। तो मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 12 से 18 घंटे की वेटिंग तो चली रही होगी। अभी तक मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो मैं पता कर लेता हूँ फिर आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अर्धकुंवारी पे अब देखिए सागर रत्ना भी खुल चुका है और बाकी जो रेस्टोरेंट है वो सब भी खुल चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इस समय माहौल है और भक्तों की भीड़ तो आप सामने देख ही सकते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमने यहीं पे खाया था जब यह आया था 3-4 साल पहले, तब यहीं खाया था। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। मौसम आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध है, बढ़िया मौसम है इस समय। और अब हम जाएंगे भोजनालय में खाना खाने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। और भीड़ तो सामने दिख रही होगी कितनी ज़्यादा है। अभी हम इस भोजनालय में जा रहे हैं, देखते हैं भोजनालय। अभी फ़िलहाल भोजनालय वाला तो बंद हो गया, तो अभी हमें यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर 2 भोजनालय हैं जो कि शाइन बोर्ड की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो ये शाइन बोर्ड के भोजनालय हैं। अगर आप वैष्णो देवी में आते हैं तो ये रेट लिस्ट आपको पूरे वैष्णो देवी में मिलेगी, चाहे आप कटरा में खाएँ या फिर आप भैरव बाबा खाएँ, भवन खाएँ, अर्धकुंवारी खाएँ, कहीं भी अगर आप भोजनालय में खाना खाते हैं तो आपको यही रेट लिस्ट मिलने वाली है। जहाँ पर अगर आप देखिए चाय लेते हैं 10 रुपये की है, कॉफ़ी 15 की है, दूध 15 का, ब्रेड पकौड़ा 30 का, अगर ब्रेड बटर स्लाइस लेते हैं तो 20 का, सांभर वड़ा 35, राजमा राइस 45, दाल राइस 40 और कड़ी राइस 45। कुछ इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये मतलब रेट है। मिनरल वाटर अगर आप लेते हैं 15 रुपये की बोतल है। देसी घी का हलवा 35 का है। जो लेज़ वगैरह है वो ऑन रेट है। बिस्किट वगैरह ऑन रेट है, जो MRP है उसी पे ही। तो इस तरीके से बेसिकली मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं। हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एक राजमा राइस, एक दाल राइस और एक कड़ी राइस। तो ये 3 चीज़ें लेने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर भोजनालय की यही होती है, एक तो किफ़ायती रेट पर खाना मिलता है, अच्छे रेट पर खाना मिलता है, एकदम सस्ते रेट पर 40-45 रुपये में आपको दाल चावल, कड़ी चावल इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, जो बच्चे भी खा सकते हैं, बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, हर कोई खा सकता है। कुछ इसी तरीके से आप बिलिंग करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक राजमा राइस लिया है, कड़ी राइस लिया है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 135 रुपये पड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही सस्ता खाना है। ये देख सकते हैं कितनी हाइजीनिक किचन होती है यहाँ पर, काफ़ी हाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जाता है। और यह आ गए हमारे कड़ी चावल, ये है कड़ी चावल की प्लेट। और ये यहाँ पर है चम्मच है जो कि लकड़ी की बनी हुई है। ये देखिए राजमा चावल आ गए हैं हमारे। तो कुछ इसी तरीके से आपको खाना मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये है हमारे राजमा राइस, ये है हमारी कड़ी राइस, ये आ गए फिर से राजमा राइस। मानक टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। कड़ी राइस खा के बता। अच्छा है। जय माता दी। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में, जहाँ पर आप मंदिर परिसर पीछे देख सकते हैं और भीड़ भी देख सकते हैं कि क्या भीड़ यहाँ पर फ़िलहाल चल रही है।
अब माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या बताऊँ, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ पर बारिश हो रही है धीरे धीरे और भक्तों बीच में चहल पहल भी अपना आप ही बहुत ही अद्भुत लग रही है। अब अर्धकुंवारी मंदिर परिसर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। माता रानी ने यहाँ पर गुफा में 9 महीने वास किया था। माता रानी ने यहाँ पर अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने ध्यान लगाया था, जिसके बाद माता रानी आगे भवन की ओर बढ़ी थी। तो यहाँ पर हनुमान जी ने पहरा दिया था, जिसके बाद भैरव बाबा ने माता रानी का पता लगा लिया था और भैरव ने माता रानी का पीछा किया था। यहाँ से माता रानी आगे की ओर बढ़ते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर भवन पे पहुँच गई और ये पूरी कहानी है। ये भी कहा जाता है कि माता रानी 9 महीने यहाँ पर इसलिए रुकी, जैसे कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रुकता है, कुछ इसी तरीके से ही माता रानी यहाँ पर भी 9 महीने रुकी। तो कुछ इस तरीके से अर्धकुंवारी मंदिर की कहानी है। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, जो पूरी मैंने व्याख्या किया है। मैं ज़रूर आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में जो आप पीछे देख रहे हैं शारदा भवन, यहाँ पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपको निःशुल्क रुकने की सुविधाएं मिल जाती है और यहाँ पर नंबरिंग लगता है। अगर आपको अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने हैं तो यहाँ पर आपको नंबर लगाना होता है। नंबर लगाने के बाद ही आपको दर्शन करने के लिए मिलता है। तो काउंटर नंबर 2 से आपको जाना होगा। काउंटर नंबर 2 के पास आपको अपनी पर्ची दिखानी होगी। उसके बाद आपको एक पर्ची दी जाएगी, जिसे ग्रुप नंबर कहते हैं। उस ग्रुप नंबर के हिसाब से आप अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। भक्तों की भीड़ जब होती है तो यहाँ पर लगभग 24 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। पर जब भीड़ कम होती है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, तो उस समय आपको दर्शन 1 से 2 घंटे के अंदर भी हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास का नज़ारा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपको कुछ इस तरीके से बेंच की यहाँ पर सर्विसेज मिल जाती हैं। मतलब अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बेंच मिल जाती है पूरे रास्ते में, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और ये बेंच ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में आपको हर थोड़ी दूर पर मिल जाएंगी और आराम से आप रेस्ट करते हुए भी यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी रेस्ट कर रहे हैं और समय हो गया है शाम के 5:20। भवन पहुंचने में अभी भी हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो देखते हैं हम कब तक पहुंच पाते हैं और क्या प्रबंध रहता है। अभी भी बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं। माता रानी का भवन इस समय 500 मीटर दूर ही रह गया है। जिस फासले को तय करने में हमें 10 मिनट लगेंगे हार्डली। और इनके चेहरे देखो भाई, थोड़ा स्माइल कर दे, स्माइल। मानक ने आज काफ़ी संघर्ष किया, आई रियली अप्रिशिएट। इसको कुछ खिला पिला दूंगा मैं मेरी तरफ से। और ये तो भाई चोर है, पूरा काम चोर रहा है ये। बट हाँ, इसने भी बैग उठाया है तो इसको भी इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसको वही एक वो पिला दूँ तेरे को मैं, सोडा गंदे वाला। मेरे को बस सोने की जगह दे दो कोई, जो सोना है। स्लिप दे, बस हो जाए। माता के दरबार के पास। ठीक है, तो माता के दरबार पे हम पहुंच गए हैं और माता का दरबार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माता रानी का जो दरबार है किस तरीके से प्यारा लग रहा है। माता रानी का दरबार बढ़िया लग रहा है, दिख रहा है सूरज की किरणें पड़ रही हैं उधर, है ना, बढ़िया लग रहा है। तो फिर चलते हैं, ये भी फासला तय कर लेते हैं और आगे पहुँचते हैं। चलो फटाफट आओ। जय माता दी, जय माता दी। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं भवन परिसर की ओर। वहाँ पे थोड़ा सा अभी हम दर्शन करेंगे चारों तरफ। वैसे माता रानी की पिंडी के दर्शन ज़रूर हो गए हैं, पर भवन अभी हमें अच्छे से देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोपवे की कितनी लाइनें मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रोपवे की लाइनें, इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है भवन पे। आप इधर देख सकते हैं, चारों तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा है माता रानी के भवन पे। तो फिलहाल अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको ये सोचना ज़रूर होगा कि आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा।
और माता रानी के भवन पर कुछ यही नज़ारा फ़िलहाल देखने के लिए मिल रहा है। तो फ़िलहाल मैं हूँ माता रानी के भवन पर और रात में आके मैं भवन पे रुक गया था, जिसके बाद अब हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर माता रानी के दर्शन भी कर लिए हैं। अब हम खाना खा रहे हैं और भोजनालय में हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं मनोकामना भवन में। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हुए भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप माता रानी के भवन पर आ रहे हैं तो आपको रुकने की जगह थोड़ी सी कम मिलने वाली है। अगर आप लेट नाइट आ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत भी होने वाली है। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा कि भवन पे अगर आपके पास कोई बुकिंग नहीं है तो फ्री धर्मशाला की सुविधाएँ आपको मिल जाती है। अभी मुझे मिले हैं सब्सक्राइबर। हाय करो। हेलो। क्या नाम है आपका? जीवी। और आपका? शिवी। आप कहाँ रहते हो दोनों? मैं गाजियाबाद में गाजियाबाद में रहते हो। तो आप डिवोशनल पॉइंट देखते हो? हाँ। अच्छा, ये दोनों मुझे मिले यहाँ पे डॉर्मेट्री में और इतने खुश हो गए, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा थैंक यू सो मच। और जय माता दी। जय माता दी बोल दो सबको। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी। तो फिलहाल आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं भवन परिसर का नज़ारा है। यहाँ पर पीछे माता रानी का भवन है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप भवन से भैरव बाबा की चढ़ाई करते हैं, वो चढ़ाई 1.5 किलोमीटर लंबी चढ़ाई होती है। उस चढ़ाई को करने के लिए आपको 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। सबसे थका देने वाली चढ़ाई वो मानी जाती है। अब उसका सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं रोपवे की लाइन लग रही होगी भक्तों की। यहाँ पर भक्तों की लाइन है रोपवे की। ये रोपवे ऐसा साधन बन चुका है जो कि भक्तों को भवन से भैरव बाबा तक बड़े आसान तरीके से ले जाता है। इसका किराया अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 रुपये ही होता है। 100 रुपये में आप भवन से भैरव बाबा तो जा ही सकते हैं, वापस उसी टिकट में बिना 100 रुपये दोबारा खर्च किए भैरव बाबा से भवन भी आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, अपनी ताकत बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसमें जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भवन पे आपको क्या क्या निःशुल्क सुविधाएं मिल जाती हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, भवन में आपको काफ़ी सारी निःशुल्क सुविधाएं मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भवन में आपको रुकने की निःशुल्क सुविधा मिल जाती है, जो कि धर्मशाला की सुविधा होती है। अगर आप धर्मशाला में निःशुल्क रुकना चाहते हैं, शाम को 6 बजे तक कैसे भी करके आप आ जाएं। अगर आप उसके बाद आएंगे तो आपको शायद ही यहाँ पर रुकने की जगह मिले। धर्मशाला में आपको निःशुल्क कंबल की सुविधाएं भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। निःशुल्क कंबल की सुविधा मिलना भी काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। आपको बता देना चाहता हूँ, भवन या फिर अर्धकुंवारी में आप कहीं भी रुके, दोनों ही जगह आपको निःशुल्क धर्मशाला और निःशुल्क कंबल की सुविधाएं मिल जाती है। को डॉर्मेट्री में अगर रुकना है तो उसका 120 रुपये देने होंगे और कंबल की आपको वहाँ पर सिक्योरिटी जमा करनी होती है, जो कि आपको रिफंडेबल होती है। पर यहाँ पर जो डॉर्मेट्री है वो 4 महीने पहले ही भर जाती है। 4 महीने पहले ही भक्त उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करना जानते हैं तो www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं 4 महीने पहले, और वहां से आपको डॉर्मेट्री की बुकिंग मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर की बुकिंग और बैटरी कार की बुकिंग मिल जाएगी। और जो रोपवे है इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, इसकी बुकिंग भवन पर आकर ही आपको ऑफलाइन मिलती है। यहीं से ही आपको टिकट लेना होता है। माता रानी के भवन पर आपको नहाने धोने की सुविधाएं मिल जाती है, बाथिंग घाट की सुविधाएं मिल जाती है। तो नहाने धोने को लेकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर माता रानी के भवन पर आकर दर्शन करेंगे। ये आप सभी जो लाइन देख रहे हैं रोपवे की लाइन है। देखो कितनी लंबी लाइन जा रही है और ये वहाँ तक लाइन जा रही है रोपवे की। तो इतनी लंबी लाइन है और ये भीड़ लगी हुई है यहाँ पे पूरी, देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आज भैरव बाबा की चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, वो भी पैदल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है रोपवे में। और मैंने सच बताऊँ, इतनी लंबी लाइन मैंने खुद नहीं देखी कभी रोपवे में। बहुत ही लंबी लाइन थी रोपवे की और अब हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है भैरव बाबा तक, क्योंकि देखिए भैरव बाबा के बिना तो यात्रा अधूरी है और भैरव बाबा तक यात्रा तो हमें करनी है कैसे भी करके। तो हर्षित कर लेगा ना 1.5 किलोमीटर? तो लेंगे। हाँ। मैं रोपवे की लाइन देख के घबरा गया। हर्षित तो वही हर्षित ने मुझे लाइन दिखाई कि सच में बहुत लंबी लाइन थी। तो फिलहाल भैरव घाटी की ओर बढ़ रहा हूँ मैं और माता रानी के भवन को अलविदा करना पड़ रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ठीक है, जैसा भी है माता रानी का दरबार है और ये प्रक्रिया तो सभी को फॉलो करनी पड़ती है। अलविदा करके भैरव बाबा जाना होता है। हम भी भैरव बाबा तक जा रहे हैं, फिर भैरव बाबा दर्शन करके हम जाएंगे
सांझी छत से होकर अर्धकुंवारी और फिर कटरा। तो पुराने वाला रूट इस बार हम अपनाएंगे अपना। भैरव बाबा के लिए लगभग हमने 900 मीटर का सफ़र पूरा कर लिया है अभी तक, और लगभग मान के चलो भी 400 मीटर का सफ़र हमारा और रहता है, और फिर हम भैरव बाबा पहुंच जाएंगे, जो कि वैष्णो देवी यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है। तो फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ भैरव बाबा पे, और चारों तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध आ गई है, बादल चारों तरफ आ गए हैं यहाँ पे, और माता इनका भवन भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भवन भी यहाँ पर पूरी तरीके से बादलों ने घेर लिया है। अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, भैरव बाबा का जो एलिवेशन है लगभग 4500 फीट का है। अगर भैरव बाबा आप आते हैं और ठंड है तो ये सोच के चलिए कि आपको ज़्यादा सर्दी के कपड़े लाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ मई जून जुलाई अगस्त महीने की, सितंबर महीने तक की, तो उस समय आपको बारिश मिल जाती है। उसके अलावा बारिश कभी कभार ही मिलती है। बाकी तो अगर बात करूँ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की, तो उस समय थोड़ी आपको बारिश मिल जाती है। भैरव बाबा के दर्शन वहाँ पर पीछे भक्त जाकर कर रहे हैं, अभी मुझे भी दर्शन करना बाकी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैरव बाबा की कहानी कुछ इस प्रकार है। जो भैरव बाबा थे उन्होंने वैष्णो माता को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए, उनकी शक्तियों को नज़रअंदाज करते हुए सोचा कि जो वैष्णो माता है वो कन्या रूपी एक मामूली सी एक कन्या है मतलब, और उन्हें सोचा कि उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद जब माता ने अपनी महिमा दिखाई और माता को क्रोध आ गया, क्योंकि माता नी त्रिकुटा पर्वत की ओर आ रही थी, माता ने यहाँ पर ध्यान लगाना चाहती थी, और श्रीधर पंडित को माता ने ये बोला था कि आप अपने घर पर एक छोटा सा हवन कराओ, साथ में भंडारा कराओ। उसी भंडारे में आमंत्रित किया गया भैरव बाबा को। जब भैरव बाबा आए तो उन्हें लगा कि जो वैष्णो माता हैं वो कोई मामूली कन्या होगी, पर माता ने वहाँ पे अपना चमत्कार दिखाया, और जब बैठने की जगह नहीं हुई, खाने का प्रबंध नहीं हुआ, तो माता ने वहाँ पे खाने का प्रबंध किया, साथ ही वहाँ पे बैठने की जगह भी बना दी। उसको देखते हुए भैरव बाबा को क्रोध आ गया, उन्हें लगा कि ये कौन महिला है, कौन बच्ची है जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सब देखते हुए भैरव बाबा माँ वैष्णो के पीछे पड़े, और जैसे ही माँ वैष्णो के पीछे भैरव बाबा हुए तो माता इन त्रिकुटा पर्वत की ओर आ गई। माता इन बाणगंगा से होते हुए चंदपात का, फिर अर्धकुंवारी में 9 महीने विश्राम करके माता इन भवन की ओर आई। भवन पे आखिरकार जब माता रानी विश्राम कर रही थी, ध्यान लगा रही थी, उस समय माता इनको क्रोध आ गया भैरव बाबा के ऊपर, और उस समय माता रानी ने भैरव बाबा के ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया, और भैरव बाबा का धड़ अलग होकर यहाँ पर आकर गिर गया, 1.5 किलोमीटर ऊपर आकर गिर गया। फिर भैरव बाबा को पछतावा हुआ, भैरव बाबा ने माता रानी से क्षमा मांगी। तो उसके बाद माता ने भैरव बाबा के ऊपर थोड़ी सी अपनी महिमा दिखाई। माता ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा उन्हें भैरव बाबा भी आना होगा, तभी जाकर उनकी पूरी जो परिक्रमा है, जो पूरी यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। तो ये पूरी कहानी है भैरव बाबा की। तो इसलिए भैरव बाबा के जो दर्शन नहीं करता है उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे जाके, और यहाँ पर बंदरों से थोड़ा बच के रहो भाई। मैं तो देखो थोड़ा नहीं डरता इनसे, आदत हो गई है यहाँ पे आके, मतलब 25 साल हो गए आते आते, तो आदत हो गई है। जो बंदा पहली बार आता है उसके तो हार्ट फेल हो जाते हैं, मानक मेरा बंदर ने हाथ पकड़ लिया था, तो तुझे कैसा लगा? मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे मार रहा है। मैं बताऊं तुझे, उसको मैंने ऐसे किया, ये दिखाई ना डंडी, फिर भी चिल्ला रहा है, हाँ गुर्रा रहा है। तो भाई ये देखो मोनोपोली इनकी कितनी तगड़ी है। प्रसाद छीन लेते हैं और खाना वाना छीन लेते हैं, तो थोड़ा भाई देख के सिर्फ और सिर्फ भैरव बाबा पे सबसे ज़्यादा ही है। उसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा पर बाकी जगह कम है। तो अभी भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं और कोशिश करते हैं आपको भी थोड़े दर्शन कराने की, फिर यात्रा को समाप्त करते हैं। और अगर आपको यात्रा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ हमारी वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरीके से संपूर्ण हो गई है। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम भैरव बाबा की विभूति ले लेते हैं। और विभूति उनके लिए कारगर होती है जिन्हें थोड़ा बहुत डर लगता है या फिर किसी तरीके का भय होता है।